सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, परिवर्तन इस संसार का नियम है। कोई भी यथावत नहीं रहता, उसकी स्थितियों में बदलाव होता है। और ये बदलाव यदि हम हमारे ऊपर भी अप्लाई करें तो आप देखिएगा कि बचपन है, बचपन के बाद में परिवर्तन होते होते युवावस्था में आ गए और युवावस्था के बाद में फिर परिवर्तन होते होते अपन वृद्धावस्था के अंदर चल जाते हैं। ये जिंदगी के अंदर खुद पर परिवर्तन हमने देखा। एक परिवर्तन जो है ये सामान्यतः दो प्रकार से होता है। एक परिवर्तन तो ऐसा जो समय के अनुसार प्रकृति जो है उसके अनुसार होता है, उसे अपन बोलते हैं कि नेचुरल परिवर्तन की होना ही होना है। तो एक परिवर्तन ऐसा होता है कि कोई चाहता नहीं है तो भी उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, वो है हालातों के थपेड़े। कई बार इंसान को हालात इस प्रकार से मजबूर कर देते हैं, परिस्थितियां इस प्रकार की होती है कि उन थपेड़ों के कारण मनुष्य के अंदर परिवर्तन आ जाता है। और आपने कई बार देखा होगा कि 30 साल का युवा भी कई बार 50 साल का नजर आने लगता है, और उसका कारण है कि वहां पर परिस्थितियां ऐसे बन गई, वो हालातों के थप्पड़ों से परेशान हो गया। लेकिन यदि वास्तविकता में अपन अपने आप को एक सक्षम और अपन ताकतवर इंसान समझते हैं तो निश्चित तौर पर हमको परिस्थितियां जो है उनका दृढ़ता से मुकाबला करना आना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पानी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है, कि पानी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तब होती है जब उसको पानी में तैरना नहीं आता। इसलिए कोई भी परिस्थिति समस्या नहीं होती है, समस्या तब बनती है जब उन परिस्थितियों से हमको लड़ने का साहस नहीं होता है। इसलिए कभी भी कोई भी हालातों के थपेड़ों की जो परिवर्तन अपने अंदर आना चाहता है, उनका दृढ़ता से, साहस पूर्वक, जोश और जुनून से, जज्बात से अपन उनका मुकाबला करें। और इस प्रकार से यदि हम मुकाबला करेंगे तो वास्तविकता के अंदर हम केवल इस समय के अनुसार वाली परिवर्तन की धारा में रहेंगे। अपन अचानक परिवर्तन नहीं होंगे, ये हालातों के थपेड़े हमारे अंदर परिवर्तन जल्दी से नहीं ला पाएंगे। और जैसे परिवर्तन हम हमारे अंदर देखते हैं, ऐसे ही परिवर्तन पदार्थों के अंदर भी होता है। अब आप कहोगे गुरु जी पदार्थों में परिवर्तन? अब पदार्थ तो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। और ठोस, द्रव, गैस में भी परिवर्तन होता है। दुनिया में ठोस ठोस ही रहता, लेकिन उसको वहां पर तपाया गया, उष्मा दी गई, लाय लगाई गई, और लाय लगाने के कारण वो ठोस ठोस नहीं रहा और वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया। अर्थात हालातों के थपेड़े ने उसको ठोस नहीं छोड़ा, वो द्रव अवस्था में हो गया। ये द्रव तू द्रव ही रहता हमेशा, लेकिन जब तुझ पर हालात इस प्रकार के लगे, तुझे उष्मा मिली, तो तू द्रव नहीं रहा, तू गैस अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तन जो है इसमें कहीं कहीं पर एक बड़ी भूमिका हालातों की होती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये जो यहां पर टॉपिक है अवस्था परिवर्तन, इस अवस्था परिवर्तन में आज हम यही सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। और पदार्थों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले आप बात कर रहा हूं, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में रीट के अंदर है, आपके रेलवे के अंदर है, आपके सेकंड ग्रेड लेक्चरर के अंदर, जनरल साइंस के अंदर है। बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये आपके 9th और 11th क्लास के अंदर भी काफी दिया हुआ है इसके अंदर। तो काफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यदि अपन उसको ढंग से समझ लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको एक अवस्था परिवर्तन के बारे में एक अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि अवस्था परिवर्तन की परिभाषा क्या है। जैसा मैंने अभी बोला कि एक अवस्था का दूसरी अवस्था, एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन, बदलना, परिवर्तन कह दो, बदलाव कह दो, या संक्रमण कह दो, एक ही बात है, संक्रमण, चेंज होना। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, बदलना या संक्रमण ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। संक्रमण ही क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। तो यह अवस्था परिवर्तन की परिभाषा है। अब ये जो अवस्था परिवर्तन होता है, यदि अपन एक निश्चित दाब की बात करें
तो नियत दाब पर एक निश्चित तापक्रम पर ही अवस्था परिवर्तन होता है। मतलब अवस्था परिवर्तन एक नियत दाब और ताप पर होता है। तो मैं यहां पर कहूं कि किसी दिए हुए दाब पर अवस्था परिवर्तन एक निश्चित तापक्रम पर होता है, एक निश्चित ताप टेम्परेचर। तो किसी दिए हुए दाब पर, कोई जो भी आपका दाब है उस पर अवस्था परिवर्तन निश्चित ताप पर होता है। यह भी एक अगली महत्वपूर्ण बात है। अवस्था परिवर्तन में आप कहोगे गुरुजी होता क्या है? तो अवस्था परिवर्तन में या जब निकाय को अपन उष्मा देते हैं या उससे उष्मा लेते हैं, तो यहां पर अवस्था परिवर्तन में कोई भी अवस्था जो है ठोस द्रव गैस, उष्मा के देने से, उष्मा के लेने से उसके आयतन और घनत्व में परिवर्तन होता है। तो यहां पर अगली बात आती है, अवस्था परिवर्तन में उष्मा का अवशोषण या तो उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, तभी होगा अवस्था परिवर्तन, जिससे आयतन एवं घनत्व में परिवर्तन होगा। यह अगली महत्वपूर्ण बात है, जिससे आयतन एवं घनत्व में परिवर्तन होगा, जिससे आयतन और घनत्व में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो अवस्था परिवर्तन में तीन महत्वपूर्ण बात मैंने लिखी कि एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बदलना या संक्रमण होना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है। किसी दिए हुए दाब पर अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है और अवस्था परिवर्तन में उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, जिससे आयतन और घनत्व में क्या होता है? परिवर्तन। अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी अवस्था दे रखी है, उसमें यदि अणु दूर दूर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे ठोस से द्रव बदलता है। ठोस से द्रव कब बदलता है? जब उसके नीचे गर्म करते हैं, लाए लगाते हैं और उसको गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो ठोस से द्रव अवस्था, द्रव के अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब उस पदार्थ ने, उस ठोस ने उष्मा का क्या करा? अवशोषण करा। लेकिन इसका उल्टा सोचिएगा कि यदि द्रव को वापिस ठोस अवस्था में बदलना है, यदि ठोस अवस्था में बदलना है, तो ऐसी स्थिति में उस द्रव से उष्मा को खींचना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जैसे उष्मा को अपन खींचेंगे, अर्थात वो उष्मा का उत्सर्जन कर देगा, उष्मा बाहर निकाल देगा, तो द्रव जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा? ठोस अवस्था में। तो यहां पर अगली बात जो है, यदि अणु पास पास आते हैं, तो उष्मा का अणु पास पास आए, जैसे द्रव से बना ठोस, पानी से बर्फ बना, अणु पास पास आए, तो उष्मा का उत्सर्जन होता है। वहां उष्मा वो देता है, ले लो मुझसे उष्मा, और द्रव जो है वो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उष्मा का उत्सर्जन होता है। एवं यदि इसका उल्टा कहें, एवं यदि अणु दूर दूर होते हैं, तो बताओ क्या होगा? जैसे बर्फ से पानी बना, अणु दूर दूर हुई, तो उष्मा का क्या होता है? अवशोषण। वो बर्फ को उष्मा लेनी ही पड़ेगी, अवशोषित करनी पड़ेगी, तो उष्मा का अवशोषण होता है। तो ये भी आपको बात याद होनी चाहिए। तो ये यहां पर अपन ने अवस्था परिवर्तन में बेसिक बातें पढ़ी। अब बात यहां पर ये आती है गुरुजी कि अवस्था परिवर्तन में ये हमने बातें पढ़ी, तो ये अवस्था परिवर्तन मोटे तौर पर कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चे लालो, बताओ पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तीन, ठोस, द्रव और गैस। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पदार्थ की एक अवस्था लिख रहा हूं मैं ठोस, इधर मैं लिख रहा हूं द्रव, और इधर मैं लिख रहा हूं गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस का द्रव में बदलना उसको अपन गलन बोलते हैं, गलन या पिघलना, इसको बोलते हैं गलन या पिघलना। लेकिन द्रव वापिस ठोस में बदले उसको अपन बोलते हैं जमना, जम जाता है। मैं एक ट्राइंगल से समझा रहा हूं, पूरी अवस्था परिवर्तन यहां पर आ जाएगी। अब बात आती है, तो यहां पर समझ में आ गई, ठोस का द्रव में बनना गलन या पिघलना कहलाता है, द्रव का ठोस में बनना जमना कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना ये क्वथन या वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथन ऑब्लिक वाष्पीकरण, दोनों अलग अलग शब्द है वैसे,
दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन क्वथन में भी द्रव गैस में बदलता है और वाष्पीकरण में भी द्रव किस में बदलता है? गैस में। इसलिए मैंने दोनों को ऑब्लिक करके लिख दिया ये। लेकिन गैस का वापिस द्रव में बदलना ये कहलाता है संघनन, घनन, घनन, संघनन या द्रवीकरण कहलाता है, द्रवीकरण। इसके बाद में आगे ठोस का गैस में बदलना ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। यहां लिख देता हूं ऊपर, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस का वापिस ठोस में बदलना ये भी ऊर्ध्वपातन ही होता है, लेकिन इसका एक अलग से नाम है सफेद पाला। इसको क्या बोलते हैं? सफेद पाला। वैसे ध्यान रखना ये ऊर्ध्वपातन ही है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ऊर्ध्वपातन ही है, लेकिन इसका अलग से नाम अपन दे सकते हैं, गैस का ठोस में बदलना सफेद पाला या ऊर्ध्वपातन। तो ये आपके अवस्था परिवर्तन में सभी के नाम आ गए। तो अपन यहां पर गलन, गलन या पिघलना, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना जमना, द्रव का गैस में बदलना क्वथन या वाष्पीकरण, गैस का वापी द्रव में बदलना संघनन या द्रवीकरण, और ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस का ठोस में बदलना सफेद पाला, या इसको भी अपन ऊर्ध्वपातन नाम दे सकते हैं। तो सफेद पाला बोल दो चाहे ऊर्ध्वपातन बोल दो, मतलब एक तरह से ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन ही होता है, गैस का ठोस में भी ऊर्ध्वपातन ही है, लेकिन उसका अलग से नाम और दे सकते हैं, सफेद पाला। तो ये आपको ट्रायंगल की सहायता से ये अवस्था परिवर्तनों के नाम याद हो गए होंगे कि होता क्या है। अब यहां पर आगे की बात देखिएगा। आगे देखो, इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं और उसका नाम है गलन। तो गलन क्या होता है? तो यहां पर पहली अवस्था परिवर्तन मैं ले रहा हूं और उसका नाम है गलन। गलन मेल्ट हो जाना, गलन ऑब्लिक पिघलना। पहली अवस्था परिवर्तन का नाम है गलन या पिघलना। क्या होता है? तो जैसा कि अपन जानते हैं गलन या पिघलना, मेल्ट हो जाना। क्या आइसक्रीम लेके आए तो मेल्ट हो गई भाई, अरे आइसक्रीम लेके आए इसको जल्दी से चूस जाओ, मेल्ट हो जाइए। मेल्ट हो जाए मतलब पिघल जाइए। ये तो इंसान ऐसा है जो थोड़ा सा कुछ कहते ही पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट का मतलब पिघल जाना। तो गलन या पिघलना क्या होता है? निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित दाब व ताप पर, अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप और दाब पर होता है, इसलिए परिभाषा हमें बोलना पड़ता है। निश्चित दाब व ताप पर ठोस का किसमें? ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, दलना, ठोस का द्रव में बदलना, कौमा गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। तो ये इस गलन की परिभाषा हो गई कि निश्चित दाब व ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। एवं जिस ताप पर यह घटना होती है, एवं जिस ताप पर, एवं जिस ताप पर यह घटना होती है, यह घटना होती है, उस ताप को गलनांक कहते हैं। उस ताप को, उस ताप को गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं अंग्रेजी में। गलनांक को एमपी कई जगह लिखा रहता है ना, इसका ठोस का इतना एमपी, तो गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलन वाला टेम्परेचर। तो यहां पर अपन ने ये गलनांक की परिभाषा लिखी, जिस ताप पर ये घटना होती है गलने की, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब गलनांक में दो बातें हैं, गलनांक में दो बातें हैं। नंबर 1 गलनांक, पहली बात, गलनांक दाब के समानुपाती होता है, पहली बात। और नंबर 2 गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। गलनांक दाब के समानुपाती भी होता है और गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। गलनांक में दो बातें, दोनों बातें ध्यान रखना। आप गुरुजी गलनांक दाब के समानुपाती भी होता है और गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, क्या है? ऐसे ठोस, अब इसकी लिख रहा हूं मैं आगे, थोड़ा मार्केट दी मैं, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जो गर्म करने पर, ऐसे ठोस जो गर्म करने पर पिघलते हैं, ऐसे ठोस जो गर्म करने पर पिघलते हैं, या जो ठोस, या जो ठोस अपने ही द्रव में, मैं बोल भी रहा हूं, अपने ही द्रव में डूब जाते हैं, अपने ही द्रव में क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। एग्जाम्पल पहले समझ, यहां पे लिख रहा हूं फिर समझा दूंगा, मॉम, घी आदि। जरा देखो किसका क्या मतलब है।
ऐसे ठोस जो गर्म करने पर पिघलते हैं या जो ठोस अपने द्रव में डूब जाते हैं उनके लिए गलनांक दाब के समानुपाती होता है। जैसे घी, अब घी को आप रोटी पर आओ, गर्म रोटी पर घी लूना घी, ये लूना घी मक्खन सा ठोस सा, उसको अपन ने गर्म रोटी पर रख दिया, रोटी पर रख दिया तो पूरा वो तो पिघल गया, तो पिघल गया तो उनके लिए यदि आप दाब बढ़ाओगे तो उनका गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। या जो ठोस अपने द्रव में डूब जाते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में घी जब ठिर जाता है, ठ्यारी पड़ जी है, घी जम जी है, घी जम जी है, ठ्यारी हो जी है घी में, और घी जम जी है, जमने के बाद में अपन उसको गैस पे रख देते हैं या चूल्हे पे रख देते हैं, और नीचे से जब वो गर्म होता है तो ये घी जो है वो जो ठोस अवस्था में पूरा जमा हुआ घी ये पिघलने लग जाता है, और जैसे थोड़ा पिघलता है ऊपर का जो ठोस घी है ये तुरंत उसमें डुबकी लगा देता है। आप देखना ऊपर का जो घी है ना ठोस, वो नीचे से तो घी जो है वो पिघलता पिघलता द्रव बना, और ऊपर का जो ठोस है वो तुरंत उसमें डुबकी लगा जाता है ऐसे। तो उनके लिए भी तो यहां लिखा जो ठोस अपने ही द्रव में डूब जाते हैं उनके लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो गलनांक दाब के समानुपाती कब होगा, तो उसमें दो बातें याद रखें, या तो ऐसे ठोस जो गर्म करने पर पिघलते हैं या जो ठोस अपने ही द्रव में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी ये वाली बात कहां होती है कि गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती, ये उसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा। तो उल्टा क्या है, ऐसे ठोस जो गरम करने पर, ये मरे गरम करने पर सिकुड़ जाते हैं, गरम करने पर ये तो क्या हो जाते हैं, फैलते हैं, पसर जी है। और ये ठोस क्या होते हैं, जो गरम करने पर सिकुड़ जाते हैं, या जो ठोस अपने ही द्रव में प्लवन करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। जो ठोस अपने ही द्रव में प्लवन का मतलब तैरना प्लवन करते रहते हैं, अर्थात जो अपने ही द्रव में क्या करते रहते हैं, प्लवन करते रहते हैं, उनके लिए गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर दिख जाएगा आपको, मैं बोल भी रहा हूं। एग्जाम्पल बर्फ, ढलवा लोहा, एंटीमनी, बिस्मिथ, रबड़ को गर्म करोगे तो सिकुड़ जाती है रबड़। तो बर्फ, ढलवा लोहा, एंटीमनी को एस भी लिखते हैं, बिस्मिथ को बीआई लिखते हैं, रबड़, इनके लिए ये ऐसे लिखे मैंने उदाहरण जिनके लिए गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती। तो गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती कब होता है, ऐसे ठोस जो गर्म करने पर सिकुड़ जाते हैं या जो ठोस अपने द्रव में तैरते रहते हैं। जैसे कभी आप देखना बीकर के अंदर ये बर्फ है, यहां समझना ये बर्फ है, ये बर्फ पड़ी है, और आप इसको नीचे से गर्म करो। अब गर्म करोगे तो क्या है, बर्फ पिघलती जाएगी, लास्ट में भी ऊपर की जो बर्फ है ना वो उसका एक एक अंश हटता जाएगा, पिघलती जाएगी, लेकिन कभी भी इस घी की तरह ऊपर से डुबकी नहीं लगाएगी। यहां तो क्या हुआ, जब घी जो जमा हुआ था उसको जब अपन नीचे से गर्म किया तो थोड़ा सा घी द्रव बना और ऊपर का घी इसमें डुबकी लगा गया, ऊपर से डुबकी लगा। कि बर्फ लास्ट दम तक तेरा एक एक अंश हटता है, लेकिन कभी भी तू इसके अंदर डुबकी नहीं लगाएगी, अर्थात बर्फ तैरती रहेगी, और जब तक कि पूरा वहां तक उष्मा नहीं पहुंचेगी तब तक वो बर्फ ही बनी रहेगी, और नीचे से पानी बनता गया, और ऊपर जो बर्फ है कभी भी डुबकी नहीं लगाएगी, लास्ट दम तक भी तैरती रहेगी। अर्थात जो ठोस अपने द्रव में प्लवन या तैरते रहते हैं, प्लवन करते हैं, उनके लिए दाब जो है बढ़ाने पर गलनांक कम होता है, और दाब को घटाओगे तो गलनांक ज्यादा होता है, उल्टा होता है उनके लिए। लेकिन जो ठोस गर्म करने पर पिघलते हैं या जो ठोस अपने द्रव में डूब जाते हैं उनके लिए गलनांक दाब की क्या होता है, समानुपाती। तो गलनांक पे दो बातें अच्छे से याद रखें, गलनांक दाब के समानुपाती ये होते हैं, ये इसके उदाहरण, और गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, उसके उदाहरण ये है। और ऐसे ठोस जो गर्म करने पर सिकुड़ जाते हैं या जो ठोस अपने द्रव में प्लवन करते रहते हैं, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, एंटीमनी, एसबीसी लिखते हैं, एंटीमनी, बिस्मिथ, बीआई, रबड़, ये इसके एग्जाम्पल है। अब यहां पर एक बात और बता रहा हूं, इस वाली बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, पुनर्हिमायन की घटना। आप कहोगे गुरुजी ये क्या चीज लिया है नई, पुनर्हिमायन ये क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण, जरा समझ लीजिएगा, गलन वाले टॉपिक के अंदर ये।
देखो अभी अपन ने पढ़ा था बर्फ के लिए गलनांक जो होता है, गलनांक बर्फ के लिए दाब के क्या होता है बोलो, व्युत्क्रमानुपाती। अब ये पुनर्हिमायन की घटना क्या होती है, ये गलन वाले टॉपिक के अंदर चल रहा है, अवस्था परिवर्तन पहले पढ़ रहे हैं अपन गलन, और उसी के अंदर ये बात आ रही है। क्या होता है कि ये घटना क्या है, जैसे ये कोई दो स्टैंड है, ये मैंने स्टैंड बना दी, ठीक है, एक स्टैंड ये रहा और एक स्टैंड ये रहा, ये स्टैंड बना दी, और इन स्टैंड पर मैंने यहां पर एक बर्फ की सिल्ली रख दी, ये बर्फ की रख दी एक सिल्ली, ये बर्फ की सिल्ली रख दी, और ये ऐसे बड़ी सारी बर्फ की ये एक सिल्ली रख दी। तो अपन ने दो स्टैंड लिए, दो स्टैंड के ऊपर एक बर्फ की एक सिल्ली रख दी, और सिल्ली पर क्या करा, एक तार जो है उस तार को लटका दिया, जैसे माना ये बर्फ की सिल्ली है ही, और इस पर एक तार को लटका दिया, तार के इधर भी 5 किलो का वजन, इधर भी 5 किलो का वजन, मतलब सिल्ली के ऊपर एक तार को यूं लटका दिया जिसके नीचे 5-5 किलो वजन है, मतलब एक तार है ये, और इसके ऊपर में यूं आ रहा है तार, और इधर भी कितना किलो वजन लटका है ये, 5 किलो, 5 शेर इधर लटका दिया, 5 शेर इधर, 5 किलो इधर लटका दिया। अब क्या होगा, ये जो तार है जो उस सिल्ली के ऊपर होके आ रहा है, तो क्या होगा बताओ, ये 5 किलो क्या डालेंगे, दाब डालेंगे, और जैसे ही दाब बढ़ेगा गलन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो तार है ये कम ताप पर भी, वैसे तो बर्फ पिघलती है ज्यादा ताप पर, लेकिन कम ताप पर भी, निम्न ताप पर भी ये बर्फ पिघलने लगेगी, और ये जो तार सिल्ली के ऊपर पड़ा है नीचे से जो वजन लटक रहे हैं, ये तार धीरे धीरे इस बर्फ की सिल्ली में से नीचे निकल जाएगा, और जैसे निकलेगा तो निकलने के बाद में जो ऊपर जहां से निकला है वहां पर जो पानी है वो वापस बर्फ बन जाता है, और इस घटना को बोलते हैं पुनर्हिमायन। वापस बर्फ बन गई, पुनः बर्फ हिम बन गई, और घटना कहलाती है पुनर्हिमायन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तार पूरा निकल जाएगा, और निकलने के बाद में क्यों वजन से पूरा नीचे आ जाएगा, लेकिन ये सिल्ली जो है ये अलग नहीं होगी, वापिस ये आपस में चिपक जाती है। अच्छा, यहां पर तार क्यों निकला नीचे, वो इसलिए निकला क्योंकि दाब ज्यादा होने से, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दाब अधिक होने से, पुनर्हिमायन की बात लिख रहा हूं, दाब अधिक होने से, नीचे लटका है, दाब अधिक होने से कम ताप पर भी, निम्न ताप पर भी, वैसे तो बर्फ पिघलती है उच्च ताप पर, लेकिन निम्न ताप पर भी बर्फ का पिघलना एवं जैसे तार निकल गया, तार की जैसे निकलता जाएगा तार के ऊपर, एवं तार के ऊपर पुनः जल का हिम में बदलना, हिम का मतलब बर्फ में, हिम में बदलना ही क्या कहलाता है बोलो, पुनर्हिमायन कहलाता है। इस घटना का नाम है पुनर्हिमायन, तो पुनर्हिमायन कहलाता है। और बच्चे लालो, ये जो पुनर्हिमायन है इसकी बात और मैं बताऊं, इसकी एक घटना स्केटिंग जो है, एक एग्जांपल और देखिएगा, स्केटिंग बर्फ पर करते हैं ना, स्केटिंग, अरे बर्फ पर करते हैं ना स्केटिंग, इधर से उधर फिसलते हैं स्केटिंग। तो स्केटिंग में क्या करते हैं, जैसे अपन जाते हैं स्केटिंग करने तो अपन एकदम दाब डालते हैं बर्फ पर, और जैसे बर्फ पर दाब डालेंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाने से गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, भाई दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। तो कम ताप पर ही बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है, गलनांक कम हो जाता है, कम ताप पर ही पिघल जाती है, और कम ताप पर पिघलने से वहां पर पानी बन जाता है, और जो पानी बनाने तो ये पानी वहां पर स्नेक का कार्य करता है, उससे आसानी से फिसलने लगते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, स्केटिंग में दाब बढ़ने से बर्फ जल में बदल जाती है, बर्फ जल में बदलती है, जिससे बना हुआ पानी स्नेहक फिसलने का काम करता है, स्नेहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बच्चे लालो, स्नेहक का। तो स्केटिंग में दाब बढ़ने से बर्फ जल में बदलती है, इसलिए जो बर्फ के ऊपर की जो सतह है उस पर पानी जो है स्नेहक का कार्य करता है। और ये अपन ने बात पढ़ी है कि गलनांक जो है ये दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि दाब बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा, कम होता है।
तो यहां पर ये जो पुनर्निर्माण की घटना है ये भी आपके गलन वाले बिंदु के अंदर आती है। अब इसके बाद में आगे जो बात है, और दूसरी अवस्था परिवर्तन की यदि अपन बात करें तो दूसरी अवस्था परिवर्तन, सेकंड अवस्था परिवर्तन को यदि हम लेते हैं तो दूसरी जो अवस्था परिवर्तन है उसका नाम है क्वथन। तो सेकंड अवस्था परिवर्तन जो है उसका नाम क्या है? क्वथन। और यहां पर लिख रहा हूं मैं नंबर, दूसरी अवस्था परिवर्तन क्वथन, क्वथन। ये अवस्था परिवर्तन क्या होती है, इसे अपन क्वथन कहते हैं, थोड़े मार्क डी में क्वथन। क्वथन का मतलब भी वही परिभाषा, निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप व दाब पर द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, द्रव का किस में बदलना? गैस में बदलना, कॉमा क्वथन कहलाता है। और जिस तापक्रम पर यह घटना होती है, अरे द्रव बदल जाता है गैस में, लेकिन जिस ताप पर घटना होती है उसे बोलते हैं क्वथनांक कहलाता है। एवं जिस ताप पर, एवं जिस ताप पर, जिस ताप पर यह घटना होती है, यह घटना होती है, यह घटना होती है, उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक ब्रैकेट में बॉइलिंग बीपी, बीपी, बीपी का मतलब कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बीपी बढ़ गया भाई रे, ये बीपी बढ़ा, तो क्वथनांक है यहाँ पर, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और उसे अपन क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब क्वथनांक में एक ही बात है, गलन में दो बातें याद करो। गलन में गलनांक जो है ये दाब के समानुपाती भी होता है और गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, लेकिन क्वथनांक में एक ही बात है। तो आप कहोगे गुरुजी बढ़िया है, एक ही बात है तो कम याद रखना पड़ेगा। तो क्वथनांक जो है ये दाब के समानुपाती ही होता है, एक ही बात है, क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। अब क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है तो इसका क्या मतलब है जरा देखिएगा। दाब बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा क्वथनांक घटेगा। अब इसके उदाहरण क्या क्या जरा सुनिएगा। पहाड़ों पर कम ताप पर ही पानी उबलने लगता है। मैं पहाड़ पर गया, धरती पर हम जानते हैं पानी कितने पर उबलता है, कितने पर फड़फड़ी खाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फड़फड़ी खाने का मतलब उबलना। कई बार बोलते हैं ना कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है तो अपन कहते हैं क्यों फड़फड़ी खा रहा है भाई, क्यों उबल रहा है? नॉर्मल रहना चाहिए इंसान को, क्यों ऐसे करता है गुस्सा, क्या फायदा है? तो यहां पर पानी कितने पर फड़फड़ी खाता है? 100 पर। मैं अब पहाड़ पर जा रहा हूं, आप कहोगे गुरुजी पहाड़ पर जा रहे हो और पहाड़ पर मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, तो यहां पर पानी जो है देखे तो उबल रहा है और यहां पर थर्मामीटर लगाया तो तापमान कितना आया? माना 70 डिग्री सेंटीग्रेड। धरती पर तो पानी उबल रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब फड़फड़ी आया ना तब थर्मामीटर को लगाया तो तापमान आया कितना? 100। मतलब यहां पर तो 100 पर उबल रहा है। और पहाड़ों पर पानी को लेके और गर्म किया तो वहां पर उकाड़ी, पानी में देखे तो उकाड़ी आ रही, मैंने सोचा उकाड़ी आई तो मतलब उबल रहा है, लेकिन जब थर्मामीटर लगाया तो तापमान कितना आया? माना 70 डिग्री सेंटीग्रेड। उदाहरण है, मान 70 से कम ज्यादा हो सकता है, ये ऊपर डिपेंडेंट ऊपर कितना दाब है। तो बात यहां पर यह आती है कि पहाड़ों पर कम ताप पर ही पानी क्यों उबल गया? यहां तो 100 पर उबलता है, वहां 70 पे क्यों उबल गया? उसका कारण है कि पहाड़ों पर जाने पर जैसे जैसे अपन यहां पर से पहाड़ों पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाने पर दाब घटता है, वायुमंडलीय दाब घटता है, और वायुमंडलीय दाब घटेगा तो पानी तेरा क्वथनांक भी घटेगा। पानी का क्वथनांक धरती पर होता है 100 और पहाड़ों पर पानी का क्वथनांक 100 से कम हो जाएगा, अर्थात पानी कितने पर उबलने लगेगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पहले इसकी घटना हो गई कि पहाड़ों पर पानी कम ताप पर उबलता है, पानी कम ताप पर उबलता है। रे ये जगह करो रे, ये कम ताप पर उबलता है। दूसरी बात, खाना देरी से पकता है। दूसरी बात है यहां पर खाना देरी से पकता है, तो यहां पर लिख रखा है खाना देरी से पकता है। खाना देरी से पकता है पहाड़ों पर, पानी कम ताप पर उबलता है लेकिन खाना देरी से पकता है। आप कहोगे कैसे? जैसे अपन ने धरती पर खाना पका रहे हैं, दाल पका रहे हैं, जैसे अब अपन को ये पता है कि जब भगोनी में अपन दाल पकाते हैं, यहां पर भगोनी की बात है, बंद नहीं होना चाहिए निकाय, बंद निकाय होते प्रेशर कुकर हो गया, उगाड़ी होनी चाहिए भगोनी। अब उगाड़ी भगोनी है, उसमें दाल है, और अपन को पता है कि जब उसमें उगाड़ी आती है तो उगाड़ी के बाद में एक आइडिया होता है कि 4 मिनट या 5 मिनट बाद में अपन दाल को
उतार लेते हैं, दाल पक जाती है। ऐसा आइडिया होता है भाई उबलने के 4-5 मिनट बाद में दाल पक जाएगी। अच्छा, यहां पर भी पहाड़ों पर भी अपने दाल को ऐसे भगोनी में ले गए और भगोनी के अंदर दाल को अपन पका रहे हैं, और पकाने के बाद में यहां भी आपने 5 मिनट दिया, धरती पे भी कितना मिनट दिया आपने दाल को पकाने में 5 मिनट, और वहां पर भी अपन ने कितना मिनट दिया 5 मिनट। लेकिन जैसे अपन ने सोचा कि 5 मिनट दे दिए, यहां पर भी दाल पक गई होगी, और पक गई होगी, उसके बाद में खाया और खाते ही कटर 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 कटर, इसका मतलब दाल पकी नहीं। अब बात क्या आती है, यहां पर दाल पकी क्यों नहीं जबकि उकाड़ी तो आ रही थी? कारण क्या है कि यहां पर उकाड़ी आ रही थी कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहां पर उकाड़ी तो आ रही है, उकड़ तो रही है, लेकिन तापमान कितना है उदाहरण के बतौर कितना बताया था मैंने, 70। तो कहां तो आपको दाल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मिल रहा है और आपने 5 मिनट दिया, और वहां पर भी आपने 5 मिनट दिया, लेकिन उकाड़ी का तापमान कितना है, मात्र 70। और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाल कैसे पकेगी 5 मिनट में? हाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 5 मिनट पक गई, लेकिन यहां पर आपके समय तो भले ही उतना ही दिया, लेकिन तापमान तो उतना नहीं है। अब आप कहोगे अब क्या होगा? अब आप एक काम करो, यहां पर ये उबलेगी जितने पे उबलेगी, क्योंकि वातावरण का वायुमंडलीय दाब जितना है उसके हिसाब से क्वथनांक तो उतना ही रहेगा, लेकिन आप उसको 5 मिनट की जगह ठोक के आधी घंटा दो उसको, दाल को आधे घंटे तक उकाड़ते रहो उसको, तो उकाड़ते क्या होगा, वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पड़ी 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 हो ही जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी पड़ी पड़ी, और ये दाल पक जाती है। तो यहां तो दाल जो है वो 5 मिनट में ही पक गई, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था, उसका उबलने का पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां उबलने का पॉइंट जो है वो घट गया, क्वथनांक घट गया, और क्वथनांक घट गया तो पानी वहां पर 70 पे उबल रहा है, और 70 पर उबल रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी दाल यहां पर 5 मिनट में नहीं पकेगी पहाड़ पर, वहां पर दाल पकेगी 5 मिनट से ज्यादा पर। 70 डिग्री सेंटीग्रेड है भले ही तापमान, लेकिन आप उसको आधी घंटा दोगे तो 70 पे भी पड़ी 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 पक जाएगी। तो कहते हैं कि खाना पहाड़ों पर देरी से पकता है, पानी कम ताप पर उबलता है, लेकिन खाना देरी से पकता है। और सुनो, प्रेशर कुकर में खाना, अगली बात दिखाऊंगा, प्रेशर कुकर में खाना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, कता जल्दी पकता है। बताओ क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब ज्यादा होता है। पहले यहां पर दाब, ये वायुमंडलीय दाब की बात है, अब यहां पर दाब है प्रेशर कुकर के दाब की, दोनों ही दाब यहां पर लेते हैं। जब अपन इन दोनों घटनाओं को समझते हैं तब तो ये कौन सा दाब लेते हैं, वायुमंडलीय दाब, और जब प्रेशर कुकर की बात करते हैं अब ये दाब कौन सा है, प्रेशर कुकर का दाब। प्रेशर कुकर नाम है उसका, प्रेशर दाब, दाब वाला कुकर, कुकर मतलब बनाने वाला, जो दाब के कारण पकाता है बनाता है, तेरा नाम प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अपन सब्जी पकाते हैं पानी में, तो बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ गया, तो 100 से ज्यादा बढ़ गया, भाई दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक होता है पानी का 100, तो वो बढ़ गया, तो 100 से ज्यादा बढ़ गया। और प्रेशर कुकर में इसलिए तापमान होता है 110, 115, 120, ये थर्मामीटर लगाए ना तो इतना तापमान आता है। अब आप सोचो इतना जब तापमान आएगा तो दाल जो है उसकी तो कड़ी कड़ी खिलजी है, और दाल जो है खटाते से पक जाती है, बिल्कुल ऐसी कड़ी एकदम, जब लेते हैं ना तो चेक करते हैं, हो ये तो बिल्कुल ही पक गई। तो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, और इसीलिए खटाक देसी आपका जो भी खाद्य पदार्थ है वो पक जाता है, तो खाना जल्दी पकता है। तो ये अपन ने बात पढ़ी है किसके बारे में, क्वथन के बारे में। और क्वथन में जिस ताप पर घटना होती है ये, जिस पर कि आपका द्रव जो है वो गैस में बदलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथन या क्वथनांक। और क्वथनांक जो होता है, बताओ क्वथनांक जो है किस पे समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। इसके बाद में अगली जो बात आती है, अगली बात आती है, और उस घटना का नाम है संघनन, घनन घनन संघनन। और आप कहोगे गुरुजी तीसरी अवस्था परिवर्तन लिया है आप तो, और उसका नाम है संघनन, कंडेंसेशन संघनन। संघनन में क्या होता है, संघनन के अंदर इसमें गैस जो है ये बदलती है द्रव में, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जैसे चिल्ड पानी की बोतल है, चिल्ड बिल्कुल ठंडी, सीढ़ी ठंडी एकदम, और ठंडी पानी की बोतल रख दी और उसके बाहर छोटी छोटी बूंदें आ जाती है ऐसे पानी की,
ऐसे आ जाती है ना छोटी छोटी बूंदे, आपने देखना ठंडी पानी की, गिलास में आप ठंडा पानी भरते हो, गिलास के बाहर बूंद आ जाए। अब ये बूंद कहां से आई है? ये कोई अंदर का पानी आया है क्या? अरे अंदर का पानी कोई फोड़ के आया है बाहर? ये जो बाहर का वायुमंडल के अंदर होती है जलवाष्प। वायुमंडल में क्या है? जलवाष्प। कमरे में भी क्या होती है? जलवाष्प। बहुत सारी जलवाष्प होती है, ये हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि गैस रूप में होती है। एसी जब चलता है ना, एसी, तो एसी जो है वो अपन को क्यों अच्छा लगता है? एसी कमरे में घुसते हैं तो अपन को एकदम अच्छा लगता है, और यार बहुत अच्छा हुआ। तो एसी से ठंडक तो है ही है। दूसरा क्या करता है, एसी इस कमरे के अंदर जितनी भी जलवाष्प है, मॉइस्चर है, नमी है, उसको भी बाहर निकालता है। आप देखो एसी के बाहर जो ड्रेन पाइप होता है उसमें से पानी टपकता रहता है, बाल्टियां भर जाती है पानी से। वो पानी कहां से आता है? एसी में तो कोई पानी थोड़ा डालते हैं, तो अभी एसी इतना पानी निकाल देता है, कहां से आता है वो पानी? वो क्या करता है, कमरे की पूरी पूरी जलवाष्प को बाहर निकाल देता है। और उससे क्या होगा कि कमरे के अंदर जो एयर है वो ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, शुष्क एयर, और वो हमारे फेफड़ों को अच्छी लगती है। इसलिए जैसे अपन एसी रूम के अंदर जाते हैं तो आपको बिल्कुल ड्राई एयर आती है, मॉइस्चर नहीं होती ज्यादा उसमें, और इसलिए अपन को एकदम सांस लेने में आराम आता है। अब सांस आई रहे, अरे अब आई रहे, बहुत बढ़िया। तो एसी के अंदर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर पूरी मॉइस्चर को बाहर पटक देता है। तो ऐसे ही यहां पर मैं कह रहा हूं कि कमरे के अंदर वातावरण में बहुत सारी जलवाष्प होती है, जलवाष्प का मतलब गैस रूप में। और ये जो जलवाष्प होती है जब इस ठंडी सतह से टकराती है, क्योंकि आपकी जो बोतल है या ठंडा जो गिलास का पानी है ये पूरा ठंडा था, गिलास जो है उसके अंदर आपने बर्फ डाल रखी है, चिल्ड पानी था तो ठंडा था। उससे क्या होगा, जैसे जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब गैस, और जैसे ही ये गैस ठंडी होगी तो बताओ गैस ठंडी होती कौन सी अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में। द्रव को गर्म करने पर गैस बनती है, तो इसका उल्टा भी होता है कि जब जब गैस को अपन ठंडा करेंगे तो बताओ कौन सी अवस्था आ गई? द्रव अवस्था। तो बाहर की जो जलवाष्प होती है वो होती है ठंडी पानी की बोतल के बाहर, या ठंडा जो गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है उसमें ठंडा पानी है बिल्कुल, तो उसके बाहर जो गीला गिलास जाता है गिलास के बाहर, ये बाहर की जलवाष्प होती है, अंदर का पानी नहीं होता, सूखला होता है, जलवाष्प ये पानी की। तो ये कहलाती है घटना संघनन। आप कहोगे और संघनन की बात, संघनन की जैसे कोई भी वाष्प है, वाष्प को ठंडा कर दूं, तो यहां पर मैं पहली घटना का भले ही नाम लिख दूं कि ठंडी बोतल के बाहर, ठंडी बोतल के बाहर बूंदों का आना, बोतल के बाहर बूंदों का जमा होना, बूंदों का बनना, बूंदों का बनना, ये आपके संघनन की घटना है। एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, ये भी एक संघनन की घटना है। कोई भी वाष्प का मतलब गैस अवस्था होती है और वो किसमें बदल रही है? द्रव में, और गैस का द्रव में बदलना संघनन। ऐसे कैसे ही और देखो, आप अपने सिलेंडर होते हैं ना घरों में, एलपीजी, तो सिलेंडर के अंदर अपन कहते हैं ना गैस के सिलेंडर है, तो बताओ उसमें गैस कौन से रूप में होती है? द्रव अवस्था में। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक जो होता है वो ब्यूटेन होता है। एलपीजी में मुख्य घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसमें क्या होता है, जो गैस होती है उसको उच्च दाब पर जब दाब ज्यादा लगाते हैं तो गैस जो है वो कौन सी अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में, और अपन उसको क्या कर देते हैं? संघनित कर देते हैं। तो यहां पर मैं और भी लिखूं कि सिलेंडरों में गैस का द्रव रूप में भरा होना, गैस का द्रव रूप में होना, गैस का द्रव रूप में होना, ये द्रव रूप में होना, ये भी बताओ किसकी घटना है? बोलो। सिलेंडरों में गैस का द्रव रूप में होना, ये भी बताओ बच्चों किसकी घटना है? संघनन की घटना। तो ये अवस्था परिवर्तन है जिसका क्या नाम है? संघनन। आप कहोगे गुरुजी और अवस्था परिवर्तन कौन सी है? तो अगली अवस्था परिवर्तन संघनन के बाद में आ गई। अगली जो अवस्था परिवर्तन है उसका नाम है वाष्पीकरण। तो अगली अवस्था परिवर्तन नंबर 4 और उस अवस्था परिवर्तन का नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में भी द्रव गैस में बदलती है। अब आप कहोगे गुरुजी अभी आपने क्वेश्चन जो पढ़ाया था याद करो बच्चे लालो, क्वेश्चन में भी द्रव बताओ किसमें बदला था? गैस में। अरे क्वेश्चन में भी द्रव गैस में और वाष्पीकरण में भी द्रव गैस में, तो फिर दोनों में क्या फर्क है भाई? आप देखो जैसे आपके घर में अपन कोई पानी का एक गिलास भरा हुआ था और अपन कहीं घूमने चले गए, 10 दिन बाद में आए, पानी का गिलास रखा हुआ था घर में पूरा भरा हुआ, और अपन घर से चले गए सभी,
घूमने चले गए, और घूमने चले गए तो आए, तो आके देखा तो ये तो गिलास आधे से ज्यादा खाली हो गया भाई। अब आधे से ज्यादा खाली हो गया तो ये गिलास का पानी कौन कहां चला गया? कोई ऊंदरी पी गई इसको, कोई चूया पी गई इतना पानी, ये पानी कहां चला गया? तो इसका मतलब यहां पर पानी उड़ गया। उड़ गया तो अपन कहते हैं पानी उड़ गया। पानी का मतलब द्रव, उड़ गया मतलब गैस बढ़ गई। तो अब बताओ, इस पानी को किसी ने गर्म नहीं करा, जबकि क्वथन में तो अपन को गर्म करना पड़ता है, उबालना। क्वथन का मतलब तो उबलने की प्रक्रिया होती है। अब यहां तो आपने किसी ने उबाला नहीं, सिंपल गिलास रखा हुआ था घर में, और वो रखा हुआ था अर्थात उसी का पानी अर्थात द्रव गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो घटना होती है, ये क्या होती है? वाष्पीकरण। मटकी आप रख दो, मटकी में पानी भर के रख दो, 10 दिन बाद में देखो आप उसमें पानी बहुत कम रह जाएगा मटकी के अंदर। तो वो मटकी को आपने गर्म भी नहीं करा, बिना गर्म करे ही द्रव जो है वो कहां चला गया? गैस अवस्था में भग गया, उड़ गया। तो ये जो घटना होती है कि बिना गर्म करे भी अपन यदि द्रव जो है वो गैस अवस्था में जा रहा है अर्थात उड़ रहा है, हट रहा है वहां से, ये घटना क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण भी याद रखना बच्चे लालो, वाष्पीकरण में भी द्रव बताओ किस में बदलता है? गैस में बदलता है। अब आप बात यहां पर ये आती है गुरुजी, ये वाष्पीकरण जो है इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल वाष्पीकरण का देखो। वाष्पीकरण में पहली बात आप अच्छे से ध्यान रख लें, आगे मैं एग्जाम्पल्स बताऊं कि जैसे यहां पर ये आपके मटका है और मटके में पानी भरा हुआ है। मटके में आपने देखा होगा छोटे छोटे छेद से होते हैं। मिट्टी का जो घड़ा होता है, मटका, हांडी, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं बाहर, और छेदों में क्या है? पानी रिश्ता रिश्ता यहां आ जाता है। अब ये जो पानी अर्थात पानी क्या है? द्रव है। अब ये बदलना चाहता है, बताओ किसमें? गैस अवस्था में। तो द्रव को गैस अवस्था में बदलना, ये वाष्पीकरण अपन ले रहे हैं। वाष्पीकरण के लिए हमेशा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता। ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, वाष्पीकरण के लिए क्या आवश्यकता होती है बच्चों? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो अब बताओ, ये यहां पर द्रव है, ये वाष्पीकृत होना चाहता है, उड़ना चाहता है, इसको क्या चाहिए? ऊष्मा। ऊष्मा कहां से लेगा ये पानी? जो मटकी की सतह पर आ गया ऊपर, ये उड़ने के लिए पानी की जो ऊष्मा कहां से लेगा? तो अंदर से ऊष्मा लेगा। तो घड़े के अंदर से ऊष्मा लेके, जैसे घड़े के अंदर से ऊष्मा से लेगा, ऊष्मा लेके ये पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन घड़े के अंदर का पानी, तेरा तापमान, टी का मतलब तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए मिट्टी का जो घड़ा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े की सतह पर जो पानी आया, उस पानी अर्थात द्रव का वाष्पीकरण हो गया। और वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। अंदर से ऊष्मा लेके पूरा का पूरा जो सतह का पानी है वो वाष्पीकरण हो गया, लेकिन अंदर जो पानी है उसने अपनी ऊष्मा उसको दे दी, सतह वाले पानी को कि तू उड़ जा, और उससे अंदर के पानी का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहां पर इसके एग्जांपल्स की अपन बात कर रहे थे, और एग्जांपल में मैं बता रहा हूं मिट्टी के घड़ों में पानी का ठंडा होना। मिट्टी के घड़ों में पानी का ठंडा होना, पानी का क्या होना? ठंडा होना। ऐसे आपके तालाबों का पानी का ठंडा होना, तालाबों में पानी का ठंडा होना। अब तालाब में कोई फ्रिज थोड़ी लगता है। तालाब के पानी में सर्दी में, सॉरी, गर्मियों में जब अपन नहाते हैं तो गर्मियों में बहुत अच्छा वाष्पीकरण हो रहा है, क्योंकि तापमान में बताऊंगा वायुमंडल के ताप पर निर्भर करता है। तो गर्मियों में जब बहुत ज्यादा अपन गर्म होते हैं तो अपन सोचते हैं यार तालाब में डुबकी लगाए है, और बढ़िया ठंडे सो जाते हैं। अब तालाब का पानी ठंडा कौन करता है भाई? कोई फ्रिज लग रहे हैं क्या वहां पर ठंडा करने के लिए, या कोई बर्फ की सिल्ली पटक रहे हैं? तो इसका मतलब तालाबों के पानी का ठंडा होना, ये भी वाष्पीकरण की घटना है। क्यों? क्योंकि तालाब के पानी का ऊपरी जो सतह है पानी का ऊपर का ही, इसका वाष्पीकरण होता रहता है। और वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए बोलो? ऊष्मा। तो अंदर वाला जो पानी है उससे सतह वाला पानी ऊष्मा लेगा और खुद उड़ जाएगा, लेकिन अंदर वाले पानी का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो तालाबों या जलाशयों तालाबों में पानी का ठंडा होना, ये भी किसकी घटना है? वाष्पीकरण की घटना। ऐसे बुखार में गीली पट्टी का रखना। बुखार में गीली पट्टी क्यों रखते हैं? जब किसी के बहुत ज्यादा ताव आ जाता है ना, ताव मतलब बुखार, बहुत ज्यादा ताव आया भाई, भभका दे रहा है, बहुत जोर का बुखार हुआ है, इसके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, तो अपन क्या करते हैं? गीली पट्टी लाओ रे, रखो ना, इसके सिर पे रखो, इसके पैरों पे रखो, गीली पट्टी, ठंडा करो इसको। तो गीली पट्टी से क्या होगा? जैसे ही आपने सिर पर गीली पट्टी रखी, अभी सिर भी ताता है, और जैसे ही गीली पट्टी रखी तो गीली पट्टी का मतलब उस पट्टी में क्या है? पानी। गीला करके लाए, पानी से तो लाए तो पानी, और उस पानी का क्या होता है? अपनी बॉडी से
अपने शरीर पर रखा, अपने सिर पर रखा, तो सिर पर जैसे रखते हैं तो गीली पट्टी के अंदर जो पानी है उसको उष्मा मिलती है, और उष्मा मिलके गीली पट्टी के अंदर पानी है उसका तो वाष्पीकरण हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी से जब उसने उष्मा ली तो हमारी बॉडी का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बुखार में बुखार में सिर पर, ज्यादा बुखार है तो सिर के अलावा पैरों पर, हाथों पर भी अपन रखते हैं। बुखार में सिर पर गीली, लेकिन सिर जो है वो ज्यादा ठंडा रहना चाहिए, ये जब नीत आता हो जी है, दिक्कत हो जी है, इसलिए सिर पर पहले रखते हैं। बुखार में सिर पर गीली पट्टी का रखना, ये भी बताओ किसकी घटना है, वाष्पीकरण की। आप कहोगे और अपना जो फ्रिज होता है ना, रेफ्रिजरेटर, उसमें ठंडक कैसे होती है फ्रिज में क्या होता है, तांबे की कुंडली में फ्रीऑन द्रव भरा हुआ होता है, और तांबे की कुंडली में जो फ्रीऑन द्रव है उसका बार बार वाष्पीकरण होता है। और जब ये वाष्पीकरण होता है, प्रोसेस चलता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या उत्पन्न होती है, ठंडक। क्यों, वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, उष्मा, और जैसे वाष्पीकरण के लिए उष्मा चाहिए तो वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर यह भी याद रखना, फ्रिज में तांबे की कुंडली, मैं लिख भी रहा हूं, फ्रिज में तांबे की कुंडली में भरे फ्रीऑन द्रव का वाष्पीकरण होता है। वो कंप्रेसर यही काम करता है, उसका वाष्पीकरण होता है, जिससे फ्रिज में क्या उत्पन्न होती है, बोलो, ठंडक उत्पन्न होती है। ऐसे ही और अपन बात करें वाष्पीकरण, जैसे अपन नहा के अपन एकदम बाथरूम में से बाहर आए और शरीर पर छोटी पानी की थोड़ी बूंदे पड़ी रहती है, चेहरे पर, हाथों पर ऐसे पड़ी, तो एकदम आते ही तो अपन को ठंडक सी लगती है। या यूं समझ लीजिए क्या कि चलो नहा के नहीं आए, आप मान लो पसीने में आए, पसीने में भी तो आ गए, पसीने में ही तो पानी आता है, नहा के आते हैं तब भी थोड़ा सा पानी सा रहता है, पसीने में भी चूसाते रहते हैं। अब जब पसीने सूखते हैं तो क्या होता है, पसीने, ये जो पसीने आए, ये पसीने हमेशा पसीने रहेंगे क्या मेरे, अरे ये पसीने जो किसी के हैं तो हमेशा ही रहेंगे क्या, ये पसीने रहेंगे, थोड़ी देर बाद में उठ जाएंगे। अब ये पसीना अर्थात द्रव, अब ये जो द्रव है ये वाष्प अर्थात गैस बन गया। अब गैस बनेगा ये द्रव, लेकिन इसको क्या चाहिए, बोलो, उष्मा। ये द्रव गैस में बदलेगा, लेकिन इसको उष्मा चाहिए, तो मेरे शरीर से उष्मा लेके खुद तो उठ जाएगा, लेकिन मेरे शरीर का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अगली बात यहां पर मैं लिख रहा हूं, पसीने आने पर, अगली वाष्पीकरण की बात है, पसीने आने पर ठंडक महसूस होना, या एकदम जब नहा के आते हैं छोटी छोटी पानी की बूंदें पड़ी रहती है, और जैसे अपन बाहर आते हैं नहा के तो अपन को ठंडक सी लगती है। तो यहां पर वाष्पीकरण की अगली घटना, पसीने सूखने पर ठंडक महसूस होना, ये भी किसकी घटना है, वाष्पीकरण। और बताऊं आपको, डेजर्ट कूलर, और घटना है डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर कौन से होते हैं, डेजर्ट कूलर होते हैं टाटीदार कूलर, अरे टाटियों के कूलर जिनमें 3 टाटी लगी रहती है, आगे एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, जो कूलर अपने होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें क्या है, देखो आप, डेजर्ट कूलर में जैसे टाटी लगी हुई है और यहां पर पंप जो है ये पानी टाटियों पे डालता रहता है, इधर एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, बाहर से गर्म हवा को खींचता है एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट खींचता हवा को, तो हवा को खींचेगा तो बाहर से कौन सी हवा आई, बोलो, गर्म हवा खींचेगा, ये एग्जॉस्ट फैन खींच रहा है। इधर अपन यहां पर बैठे हैं, ये कूलर के सामने हम बैठे हैं, ये यहां पर फैन लगा हुआ है, ये टाटी है जिस पर पानी पड़ा हुआ है। अब जैसे ही गर्म हवा आएगी तो सबसे पहले बताओ गर्म हवा किससे टकराएगी, टाटी से, टाटी से टकराएगी। अब जैसे ही टाटी से टकराएगी तो टाटी से टकराने पर क्या होगा, अपनी पूरी जो गर्मी है अर्थात उष्मा जो है ये तो इस पानी को दे देगी, और अपनी ये जो गर्म हवा अपनी उष्मा पानी को दे देगी, तो आगे बताओ हवा कैसी हो गई, ठंडी। टाटी से निकलती हवा कैसी हो गई, ठंडी, और अपन को ठंडी ठंडी हवा लगती है, खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया भाई, सीढ़ी लगी रहे, अच्छी आई। अब बताओ ये जब पानी जो है उसको उसने उष्मा दी, तो पानी क्या हुआ, उस उष्मा को लेकर क्या करेगा, पानी का द्रव क्या करेगा, उष्मा लेकर, द्रव उष्मा लेते ही तुरंत क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में हो जाएगा, अर्थात पानी का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण। इसलिए कूलर में पानी उड़ता रहता है, इसलिए तो कूलर भरते हैं, चलाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में 2-4-5 घंटे बाद फिर खाली हो जाता है, तो पानी कहां चल जाता है भाई, उस पानी का लगातार क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है। तो डेजर्ट कूलर जो टाटीदार कूलर है ये भी वाष्पीकरण पर है। इसलिए तो कई बार अपन देखते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो अपन अंगोछे को पानी में निचोड़ के और थोड़ा सा यूं रख देते हैं
आगे हवा के आगे, तो हवा के आगे यूं रख लेते हैं, तो उसमें से अंगूछे में से बिल्कुल जब एकदम हवा आती है तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सीढ़ी सीढ़ी हवा आती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत बढ़िया भाई, थोड़ा जीव को चैन मिला रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि बाहर से जब गर्म हवा उस आपके अंगोछे से जब टकराती है, जो गीला था उससे टकराती है, तो अपनी पूरी गर्मी अर्थात अपनी उष्मा तो उस अंगोछे में जो पानी है उसको दे देगी, और उसके बाद में हवा हो जाती है ठंडी, और वो जो उष्मा उस अंगोछे के अंदर पानी ने ली, वो पानी क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। इसलिए अंगोछा थोड़ी देर बाद में सूख भी जाता है। कपड़े सूख जाते हैं, अपन गीले कपड़े को सुखाते हैं, ये भी किसके कारण सूखते हैं? पानी कहां चल जाता है कपड़ों का, वो भी वाष्पीकरण है। तो कपड़ों का सूखना ये भी किसकी घटना है? वाष्पीकरण की। तो ये मैंने आपको वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण बताए। अब ये जो वाष्पीकरण है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वाष्पीकरण जो है, इस वाष्पीकरण की निर्भरता क्या क्या है? तो अगली बात यहां पर और आती है, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, और वो है वाष्पीकरण की निर्भरता। तो इसी में एडिट डाल रहा हूं मैं यहीं पर, वाष्पीकरण की निर्भरता। वाष्पीकरण की निर्भरता में नंबर 1 की अवस्था परिवर्तन ही चल रहा है वाष्पीकरण, लेकिन इसमें एक टॉपिक आता है वाष्पीकरण की निर्भरता। वाष्पीकरण की निर्भरता में नंबर 1 वाष्पीकरण खुली सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। खुली सतह के क्षेत्रफल के क्या होता है? समानुपाती। अपन को क्या है कि अभी अपना केवल ये हाथ दिख रहे हैं, ये हाथ दिख रहे हैं, ये तो ज्यादा वाष्पीकरण नहीं हो रहा। एकदम जब अपन उगाने होते हैं या थोड़े अपन ने कम कपड़े पहन रखे हैं तो अपन को ठंडक सी लगती है। क्यों? क्योंकि अपना खुली सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, और ये ज्यादा हो गया खुली सतह का क्षेत्रफल, मैं इसको यहां तक कि हाफ पांव की शर्ट पहन लूं तो मुझको और ज्यादा बढ़िया लगेगा, शीतलता लगेगी। अभी नहीं लग रही है क्योंकि इतना सा हिस्से से वाष्पीकरण हो रहा है। तो जितना खुली सतह ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वाष्पीकरण होता है। तो खुली सतह के क्षेत्रफल को 6 का मतलब क्षेत्रफल, खुली सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने से वाष्पीकरण भी क्या होता है? बढ़ता है। और खुली सतह का क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? कम होगा। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल खुला हुआ होगा उतना ही क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण की दूसरी निर्भरता हम देखना चाहते हैं। ये जो वाष्पीकरण है, ये वाष्पीकरण द्रव के ताप के समानुपाती होती है। यदि द्रव का ताप ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा, और द्रव का ताप कम है तो वाष्पीकरण। बताओ, बुखार में गीली पट्टी, बुखार वाले व्यक्ति की गीली पट्टी रखते ही तुरंत सूख जाती है, अपने यदि कोई गीली पट्टी रखे तो जल्दी से नहीं सूखती। क्यों? क्योंकि बुखार वाला जो व्यक्ति होता है वो उसका तापमान ज्यादा होता है, तो वो पानी को जल्दी से ज्यादा तापमान दे देता है, और पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। पानी जैसे ज्यादा गर्म होगा तुरंत उसका वाष्पीकरण हो जाता है। अपना टेम्परेचर नॉर्मल है, अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं, तो ज्यादा तापमान अपने है नहीं, और ज्यादा तापमान है नहीं तो पानी को अपन ज्यादा तापमान दे ही नहीं पाएंगे, तो जल्दी से वाष्पीकरण नहीं होगा। तो जो जितना ज्यादा तापमान का द्रव होगा, द्रव का यदि ज्यादा तापमान को हो जाएगा तो उसका वाष्पीकरण भी क्या हो जाता है? ज्यादा। अर्थात द्रव के ताप को बढ़ने पर वाष्पीकरण भी क्या होता है? ज्यादा होता है। अगली बात नंबर 3, ये जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण जो है ये क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाष्पीकरण क्वथनांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। आप कहोगे कैसे? देखो, एसीटोन जो है, आपने कभी देखा पेट्रोल है, स्प्रिट है, उसको अपन त्वचा पे रखो, आप पेट्रोल को थोड़ा सा डालो त्वचा पे, एकदम ठंडक से लगती है ना। एसीटोन को डालो एकदम ठंडक से, क्योंकि उनका जल्दी से क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, और इनका क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। जैसे एसीटोन है, उसका क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड एसीटोन, और पानी जो है उसका क्वथनांक कितना होता है? पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिनका क्वथनांक कम होता है उनका वाष्पीकरण ज्यादा होता है। क्वथनांक कम तो वाष्पीकरण ज्यादा, उल्टा चल रहा है ना। तो वाष्पीकरण क्वथनांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जिन द्रवों का क्वथनांक कम होगा, तो द्रव के क्वथनांक लिख देता हूं पूरा इस पर, जिन द्रवों का क्वथनांक कम होगा उनका वाष्पीकरण ज्यादा होता है। एसीटोन, तेरा क्वथनांक कम होने के कारण तेरा वाष्पीकरण पानी से ज्यादा होता है, तो जल्दी से उड़ता है और ज्यादा ठंडक देता है। नंबर 4, चौथी निर्भरता, ये जो वाष्पीकरण है, ये जो वाष्पीकरण है, ये नंबर 4 वाष्पीकरण वायु दाब के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायु दाब की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि वायु में दाब ज्यादा है, एकदम वायु का दाब ज्यादा है, जैसे यहां पर वायु का बहुत ज्यादा दाब है, तो बहुत ज्यादा दाब है तो मेरे पसीने जल्दी से सूखेंगे नहीं, क्योंकि वाष्पीकरण नहीं होगा। वायु दाब ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होता है, और वायु का दाब अचानक कम हो गया तो मेरे पसीने सर 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 चल जाएंगे, यहां से पसीने मतलब द्रव गैस में चल जाएगा। तो वायु दाब ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, और वायु दाब यदि कम हो गया, वायु दाब कम हो गया तो वाष्पीकरण क्या होता है?
ज्यादा होगा। अच्छा, और निर्भरता तो यहां पर मिटाना पड़ेगा। अगली बात, अगली निर्भरताओं की यदि मैं बात करूं तो ये जो वाष्पीकरण है ये वायु के वेग के समानुपाती होता है। वायु के वेग के, हवा जो है ना ये ज्यादा वाष्पीकरण करती है। यदि हवा तेज चल रही है, अपने पसीने ऐसे नहीं सूख रहे हैं, कम सूख रहे हैं, पंखे के नीचे चल जाओ, खटाखट से पसीने सूख जाएंगे, क्योंकि वायु का वेग ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वायु का वेग ज्यादा होने से वाष्पीकरण क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो वाष्पीकरण जो होता है ये वायु के वेग के समानुपाती होता है। आप कहोगे गुरुजी और बात, वाष्पीकरण जो है वो आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायु की आर्द्रता, मॉइस्चर, नमी, यदि आपके वायु में आर्द्रता है, नमी है, तो आपका वाष्पीकरण कम होगा। और मौसम यदि ड्राई है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है। नमी है, चिपचिपाहट है, तो पसीने नहीं सूखते चिपचिपाहट में, मौसम में चिपचिपाहट सी है। तो अपने मौसम में चिपचिपाहट है मतलब आर्द्रता ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा, तो वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। और वाष्पीकरण कम है तो पसीने सूखते नहीं है। तो वाष्पीकरण जो है ये वायु की आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सभी मैंने आपको वाष्पीकरण की निर्भरता बताई कि वाष्पीकरण क्या होता है। अब यहां पर बात यह आती है बच्चे लालो, ये जो वाष्पीकरण जो है इसमें भी द्रव गैस में बदलता है, और क्वथन जो होती है, उबलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी द्रव गैस में बदलता है। लेकिन इन दोनों में मेनली फर्क क्या क्या है जरा समझ लीजिएगा। मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, क्वथन, क्वथन का मतलब होता है उबलने की प्रक्रिया, उबलने की प्रक्रिया क्वथन, और इधर मैं लिख रहा हूं वाष्पीकरण। अब आप कहोगे इन दोनों में क्या फर्क है, जरा देख लीजिएगा मोटे तौर पर। दोनों में ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, क्वथन में भी द्रव बताओ किस में बदलता है, गैस में। और बताओ वाष्पीकरण में भी द्रव बताओ किस में बदलता है, गैस में। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है। क्वथन जो है निश्चित ताप पर होता है। निश्चित ताप पर जैसे, निश्चित ताप पर जैसे, जैसे आपका पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलेगा। पानी कितने पर उबलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और तभी पानी द्रव से किसमें बदलेगा, गैस में। लेकिन बताओ वाष्पीकरण तो प्रत्येक ताप पर होता है ना। वाष्पीकरण तो मेरा तापमान तो 37 है तो अभी वाष्पीकरण हो रहा है ना, द्रव गैस में बदल रहा है ना। तो ये प्रत्येक ताप पर होता है। तो इसकी परिभाषा भी, वाष्पीकरण की परिभाषा यही है, क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर, कम ताप पर, क्वथनांक से कम प्रत्येक ताप पर, और भी स्पष्ट को, क्वथनांक से कम प्रत्येक ताप पर। अब वो अलग है कि वाष्पीकरण कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक ताप पर द्रव का गैस में बदलना, मैं बोल रहा हूं क्वथनांक से कम प्रत्येक ताप पर द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण। और क्वथन जो होता है, ये क्वथनांक जो उबलने की प्रक्रिया है निश्चित ताप पर ही होती है, लेकिन वाष्पीकरण क्वथनांक से कम प्रत्येक ताप पर होता है। वो अलग चीज है कि ताप कैसा है उसके अनुसार कम ज्यादा होता है, लेकिन प्रत्येक ताप पर। मेरा तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं स्वस्थ हूं तो मेरा वाष्पीकरण हो रहा है। यदि किसी के बुखार हो रहा है तो अभी उसका वाष्पीकरण हो रहा है। यदि उसका तापमान थोड़ा कम हो गया तो अभी वाष्पीकरण हो रहा है। आपका गिलास पानी के अंदर रखा हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो अभी उसका वाष्पीकरण हो रहा है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी का कोई गिलास रखा हुआ है तो अभी वाष्पीकरण हो रहा है। तो क्वथन प्रत्येक तापमान पर वाष्पीकरण होता है। तो अच्छा, ये जो होता है क्वथन, इसमें पूरा द्रव काम में आता है। पूरा द्रव प्रक्रिया में, पूरा द्रव काम में आता है। प्रक्रिया में पूरा द्रव काम में आता है। जब आप पानी को उबालते हैं तो पूरा द्रव में हिलोरे होते हैं ना, पूरा द्रव काम में आ रहा है। जबकि वाष्पीकरण में केवल खुली सतह काम में आती है। तो प्रक्रिया में पूरा द्रव काम में आता है, जबकि यहां पर क्या लिखेंगे बोलो, खुली सतह काम में आती है। कौन सी सतह काम में आती है, खुली। तो वाष्पीकरण हमेशा कौन सी सतह से होता है बोलो, खुली सतह से होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर क्या फर्क है। तो यहां पर प्रक्रिया में पूरा द्रव काम में आता है, जबकि यहां पर खुली सतह काम में आती है। उबलने की प्रक्रिया में ताप में वृद्धि होती है। उबलने की प्रक्रिया में गर्म का एहसास होता है, यो समझिएगा। उबलने की प्रक्रिया में गर्म का एहसास होगा, क्योंकि आपने उबाला पानी को, पानी था बेचारा उबला तो गर्म का एहसास हुआ, गर्म का एहसास होता है। जबकि वाष्पीकरण में अचानक मेरा वाष्पीकरण हो गया पसीनों का, तो मुझे गर्म का एहसास होगा क्या, नहीं। किसका एहसास होगा, तो वाष्पीकरण में ठंडक का एहसास होता है। एहसास, कैसा एहसास होता है, ठंडक का। तो ये आपके क्वथन और वाष्पीकरण में फर्क क्या है, जो भी मैंने यहां पर आपको समझाया। इसके बाद में देखो आगे जो बात आती है बच्चे लालो, उसके अवस्था परिवर्तन का नाम है ऊर्ध्वपातन। तो ये नंबर 5
और इसका नाम है ऊर्ध्वपातन, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यह अवस्था परिवर्तन, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आती है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कुछ ठोस द्रव अवस्था में आए बिना, तो मैं यहां लिख रहा हूं द्रव अवस्था में आए बिना, कुछ ठोस द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो द्रव अवस्था में आए बिना डायरेक्ट गैस, वैसे तो ऐसे होता है कि अपन गर्म करते हैं ठोस, पहले द्रव में फिर द्रव गैस में बदलता है। बर्फ को जब अपन गर्म करते हैं तो पहले पानी बनता है, फिर पानी गर्म करते हैं तब उससे अपने गैस अवस्था भाप बनती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से सीधी फटकार मारते हैं, बीच का मामला ही खत्म, सीधी फटकार मारते हैं और सीधा ठोस से गैस अवस्था में सीधी फटकार मारना, तेरा नाम क्या है? ऊर्ध्वपातन। आप कहोगे गुरुजी ऐसे कौन से हैं जो सीधी फटकार मार जी है? ये जो सीधी फटकार मारते हैं उसकी यदि अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो यहां पर एग्जांपल्स के अंदर देखो कपूर सीधा ठोस से गैस में, नौसादर उदाहरण बता रहा हूं ऊर्ध्वपातित पदार्थों की, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसका नाम होता है ड्राई एयर, शुष्क ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। आयोडीन जो होता है ये भी आपके कपूर है, नौसादर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है। ये आपके कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट किसमें बदल जाते हैं? गैस अवस्था में, और इस घटना को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहां पर ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आगे जो है अवस्था परिवर्तन, उसका नाम है सफेद पाला। अवस्था परिवर्तन का नाम है सफेद पाला। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आगे अवस्था परिवर्तन नंबर 6 सफेद, और यहां लिख दिया मैंने पाला। ये सफेद पाला एक्चुअल में ऊर्ध्वपातन ही है, लेकिन इसको अलग से यूं कह देते हैं कि ये ऊर्ध्वपातन के विपरीत प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन के विपरीत, जिसमें नहीं हो रीत तेरा नाम विपरीत, ऊर्ध्वपातन के विपरीत प्रक्रिया मानते हैं इसको। किसको? सफेद पाले को। और ऊर्ध्वपातन के जब विपरीत मानते हैं तो यहां पर इसमें ऊर्ध्वपातन वाले सफेद पाले में बताओ, ऊर्ध्वपातन में तो बताओ ठोस किसमें बदला था? गैस में, ठोस गैस में, और यहां पर गैस डायरेक्ट किसमें बदलती है? ठोस में। तभी तो उसको ऊर्ध्वपातन की विपरीत प्रक्रिया है। और इसका एग्जाम्पल यह है कि जैसे आप सोचो बादल है, अब बादलों में क्या है? जलवाष्प मतलब गैस, और उससे क्या बन जाती है? बर्फ, हिम बन जाती है ना, ओले। तो यहां पर अपन कह देते हैं बादलों में हिम बनना, हिम का मतलब बर्फ का बनना, और वो डायरेक्ट गैस से कौन सी अवस्था से बदल जाती है? गैस डायरेक्ट किसमें बदल जाती है? ठोस अवस्था में। तो ये कहलाता है सफेद पाला। वैसे ये जो घटना है इसको ऊर्ध्वपातन में ही ले लेते हैं कि ठोस से गैस, गैस का ठोस, ऊर्ध्वपातन ही मान लेते हैं, लेकिन अलग से नाम थे। इस घटना का नाम क्या होता है? सफेद पाला। तो ये भी एक अवस्था परिवर्तन है, बादलों में हिम का बनना, ये घटना कहलाती है सफेद पाला। ये बादलों के जमने के कारण हिम बनना, ये सफेद पाला घटना कहलाती है। तो ये आज हमने अवस्था परिवर्तन पढ़ा कि मुख्य अवस्था परिवर्तन क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या बात है। मैंने आपको गलन के बारे में बताया था, क्वथन के बारे में बताया था, संघनन के बारे में बताया था, वाष्पीकरण के बारे में बताया था, ऊर्ध्वपातन बताया था, और सफेद पाला बताया था। अब यहां पर मैं आज आपको एक सवाल दे रहा हूं। इस सवाल का आंसर आपको पता चल गया कि क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जाना है और इसका राइट आंसर लिखना है और गुरुजी को बताना है कि भाई इसका सही आंसर क्या है। फिर गुरुजी इसका रिप्लाई देंगे और रिप्लाई देने से लगेगा कि यस करेक्ट, तो आपको खुश भी होना है क्योंकि गुरुजी ने आपको प्रोत्साहित किया है कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको थोड़ी सी एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास भी होता है। तो यहां पर क्वेश्चन यहां ये है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन यहां पर ये है कि एनटीपी पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। एनटीपी पर पानी, क्वेश्चन है ये, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यदि इस पानी को गहरी खान में ले जाया जाता है
तो पानी उबलता है, तो पानी उबलेगा, तो पानी उबलेगा। उत्तर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। दूसरा उत्तर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। हिंदी में लिख देता हूं, चलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वापिस मैं एक बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा हो सकता है डीप सा नजर आए, लेकिन मैं बोल रहा हूं। एनटीपी पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यदि इस पानी को गहरी खान में ले जाया जाता है तो पानी उबलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। कई बार ऑप्शनों में ऐसे भी आ जाता है लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बात एक ही है। लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब वही हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। इसमें आ सकता है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बात वही है। कई बार ऑप्शनों में ऐसे भी दे सकता है। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, ए, बे, से और दे। तो ये आपको क्वेश्चन को करना है कि एनटीपी पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यदि इस पानी को गहरी खान में ले जाते हैं, खान है ना, खान गहराई की खाने, गहरी खान में ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पानी क्या होगा? तो पानी 100 पर उबलेगा, 100 से कम पे उबलेगा, 100 से ज्यादा उबलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा अवस्था परिवर्तन। आगे फिर एक टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। मस्त रह के पढ़ाई करते चलो, ज्ञान को लगातार बढ़ाते चलो, कोई टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि आप मुझसे और मैं आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए अपन साथ साथ एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और सफलता को निश्चित तौर पर हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।